वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तमिल हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है 7G। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक क्यूट एंड स्मॉल फैमिली को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है राजू, वर्षा, इनके बेटे का नाम होता है राहुल। राजू एक IT कंपनी में काम करता रहता है। वर्षा भी करती थी लेकिन अब नहीं। इन दोनों का एक बहुत ही स्वीट सपना होता है कि इनका खुद का एक घर हो। फाइनली एक बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीद लेते हैं। अब इसी खुशी के मौके पर ये दोनों अपने सारे दोस्तों को पार्टी देने का डिसाइड करते हैं। मतलब गृह प्रवेश के साथ साथ पार्टी शार्टी। सोच लेते हैं कि टेरेस के ऊपर एक अच्छे से ग्रैंड पार्टी करेंगे। सो उसी तरह से पार्टी वाले दिन राजीव और वर्षा ये दोनों अपने अपने कोलिग्स और फ्रेंड्स को बुलाते हैं। इसी पार्टी को राजीव की एक्स गर्लफ्रेंड निशा भी आती है। बहुत सालों पहले ये दोनों रिलेशनशिप में थे। बाद में कुछ कारणों की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद राजीव और वर्षा की शादी हुई। खैर पार्टी में निशा वर्षा को देखकर जेलस फील होने लगती है कि मेरी प्लेस पर ये वर्षा है, राजीव अभी भी मेरा ही है। पूजा वगैरह होने के बाद जब सारे लोग टेरेस के ऊपर जाकर पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं, इसी मौके का फायदा उठाकर निशा राजीव के घर में आती है और वो भी उस बच्चे राहुल को अपने साथ लेकर राहुल के सर का बाल खींचकर एक डॉल को बांधने लगती है, कुछ जादू मंत्र वगैरह पढ़ते हुए। उसके बाद उस डॉल को उसी घर के ऊपर वाले कबोर्ड में रख देती है। घर का एक नेम प्लेट होता है। निशा उस नेम प्लेट के ऊपर कुछ कुमकुम वगैरह लगाने लगती है। तभी बगल वाली आंटी निशा को ऐसा करते हुए देखती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती। जब वर्षा राहुल को ढूंढते हुए घर में आती है तो घर में निशा मौजूद होती है। बहाना बनाने लगती है कि मैं तो बस वॉशरूम के लिए आई थी। निशा जाने के बाद वर्षा ये देखती है कि किसी जगह पर एक चेयर है। मतलब निशा इसी चेयर के ऊपर चढ़कर उस डॉल को ऊपर रखा था। लेकिन वर्षा इन सारी चीजों पर इतना ध्यान नहीं देती। उसके बाद निशा वापस टेरेस के ऊपर आकर उन लोगों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है, डांस वांस करने लगती है। बहुत देर तक पार्टी चलती ही रहती है। हर सुबह होने के बाद राजू रेडी शेडी होकर वापस अपने ऑफिस पर जाता है तो राजीव को एक खुशखबरी सुनने को मिलती है और वो ये है कि राजीव को प्रमोशन आया। उसी तरह इसके हाथ एक नया प्रोजेक्ट भी लगा। राजीव उस प्रोजेक्ट का टीम लीडर है लेकिन ट्रेनिंग लेने के लिए बेंगलुरु जाना पड़ेगा। सो राजीव घर वापस आकर यही खुशखबरी वर्षा को सुनाने लगता है कि इसको प्रमोशन आया लेकिन ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। वर्षा भी राजीव को अप्रिशिएट करते हुए कहने लगती है ठीक है राजीव तुम चले जाओ, कुछ दिन की तो बात है। राजीव कहने लगता है अरे यार मैं बहुत ही अपसेट हूँ। हम लोगों ने नए घर में शिफ्ट किया और ढंग से मैं तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाया और वैसे भी इतने दिनों तक तुम अकेली कैसे रहोगी। वर्षा यही कहने लगती है अरे राजीव तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, अगर कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं वॉचमैन को बुला लूंगी और वैसे भी बगल में आंटी अंकल तो है ना, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी। सो दूसरे दिन राजू बेंगलुरु चला जाता है। थोड़ी देर के बाद दो वर्कर्स वर्षा के घर पर आते हैं टीवी फिक्स करने के लिए और उसी तरह नया घर होने की वजह से वर्षा अपने बाकी सामान को भी सेटरेट करती रहती है। टीवी फिक्स करने के बाद वो वर्कर्स वर्षा से कहने लगते हैं कि मैडम हम कल आकर सेटअप बॉक्स को लगा देंगे। वर्षा इन दोनों से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मेरा नेम प्लेट घर के बाहर लगवा दीजिए ना। इस तरह से अपना नेम प्लेट उन लोगों को देने पर वो वर्कर्स वहाँ पर ड्रिलिंग करने लगते हैं। लेकिन शॉकिंगली ड्रिलिंग मशीन की जो रॉड होती है ना वो टूट जाती है। वर्षा से कहने लगती है कि मैडम हम कल आकर सारे काम कर देंगे, फिलहाल हमारे पास ड्रिलिंग की दूसरी रॉड भी मौजूद नहीं। वो दोनों वर्कर्स जाने के बाद वर्षा उस टीवी का एम्प्टी बॉक्स ऊपर वाले कबोर्ड में रखने लगती है, वही जहाँ पर निशा ने एक डॉल को रखा था। तो इसी दरमियान में उस कबोर्ड में की वो डॉल नीचे गिरकर टूट जाती है और उस डॉल के अंदर से एक बहुत ही भयंकर सी आत्मा बाहर निकलती है। तभी बगल वाली आंटी को ये चीज एहसास होता है, झटके से उठ बैठती है। फटाफट से ये वर्षा के घर पर आकर कुछ बताने ही वाली होती है, क्या वर्षा तुम्हारे साथ कुछ हुआ? तभी उस आंटी का हस्बैंड आकर अपनी वाइफ को समझाते हुए वहाँ से ले जाता है। अपनी बीवी को डांटने लगता है कि तुम फिजूल की बातों पर मत पड़ो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फटाफट से घर चलो तुम। ये सारी चीजें देखकर वर्षा को कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर उसी रात वर्षा के साथ कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं पेश आने लगती है। मतलब जब वर्षा सो रही होती है तो अचानक से टीवी ऑन हो जाती है, राहुल का खिलौना भी ऑन हो जाता है। ये सारी चीजें देखकर वर्षा अपने आप को यही बोलकर संभाल लेती है कि नया घर है ना, मुझे वहम हुआ होगा बस। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ निशा को दिखाया जाता है। निशा अपने कमरे में राजीव की फोटो के सामने कुछ ब्लैक मैजिक करती रहती है। एक डॉल को लेकर उसे इधर उधर सुई चुबाती रहती है बेचारा डॉल। खैर दूसरे दिन टीवी वाला वो वर्कर वर्षा के घर पर आकर सेटअप बॉक्स को फिक्स कर देता है। यह होने के बाद वर्षा अपने नेम प्लेट को भी वहाँ पर फिक्स करने के लिए कहती है।
तो वो वर्कर पुराने वाले नेम प्लेट के पास दोबारा ड्रिलिंग करने लगता है। थोड़ी देर ड्रिलिंग करने के बाद उस होल से काफी सारा खून बहने लगता है। ये देखने के बाद वो वर्कर डर के मारे वर्षा को बुलाने पर वर्षा भी शॉक में रह जाती है कि इस होल से ब्लड कैसे निकल रहा है। वो वर्कर तो डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है। वर्षा फटाफट से वॉचमैन को बुलाकर उस नेम प्लेट के पास दिखाने लगती है, लेकिन वॉचमैन आने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ साफ होता है। खैर थोड़ी देर के बाद जब वर्षा अपने वॉशरूम में स्नान कर रही होती है तो एक बंदा इसकी घर की घंटी बजाने लगता है। बाहर देखने पर एक सेल्समैन होता है। वो बंदा कहने लगता है कि मैडम थोड़ी देर पहले इस घर की एक लेडी मेरे से 2 ड्राइंग्स किताबें खरीदी, मुझे 500 की नोट दिया, मेरे पास चेंज नहीं था, अब मैं चेंज लेकर आया हूँ। इस तरह से वो चेंज वर्षा को देने लगता है। वर्षा कहने लगती है कि इस घर में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं, लगता है आप गलत एड्रेस पर आए हो। सेल्समैन कहने लगता है अरे मैडम मैं सही एड्रेस पर आया हूँ, वो देखिए आपके पीछे 2 किताबें पड़ी है ड्राइंग्स की। तो वर्षा अपने पीछे देखने पर टेबल के ऊपर 2 डायग्राम्स की किताबें होती है। वर्षा शॉक में रहकर वो चेंज ले लेती है। उसके बाद वर्षा सीसीटीवी रूम में आकर थोड़ी देर पहले का फुटेज दिखाने के लिए कहती है। वही जब सेल्समैन आया था तो सच में वर्षा के घर के अंदर से एक लेडी का हाथ बाहर आकर उस सेल्समैन को 500 की नोट देती है। यह देखकर वर्षा के तो होश ही उड़ जाते हैं कि मैंने पैसे नहीं दिया तो वो पैसे किसने दिया, आखिरकार हो क्या रहा है इस घर में। खैर उसी रात निशा दोबारा कुछ ब्लैक मैजिक करने लगती है एक डॉल के साथ। दूसरी तरफ जब वर्षा अपने कमरे में सो रही होती है तो देखते ही देखते इसके कमरे में काफी सारा धुआं भर जाता है। वर्षा फटाक से अपनी नींद से जाकर देखने पर हॉल में से काफी सारा धुआं इसके कमरे में आ रहा होता है और इसी तरह हॉल के अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती रहती है वर्षा को। वर्षा बहुत ही हिम्मत जुटाकर अपने कमरे से बाहर मतलब हॉल में जाती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता, यहाँ पर भी सारा धुआं होता है। तभी अचानक से एक काला साया वर्षा के सामने आकर खड़ेता है। बाद में पता चलता है यह सब कुछ वर्षा का एक बुरा सपना है। फटाक से अपनी नींद से जाग जाती है और ये बेवड़ी कंफर्म करने के लिए अपने कमरे से बाहर मतलब हॉल में जाती है तो सच में हॉल में इसको किसी का साया नजर आता है। बाद में पता चलता है ये भी एक बुरा सपना है, मतलब सपने के अंदर सपना। अब दूसरे दिन वर्षा यही सोचने लगती है क्या मैं ये सारी बातें राजीव को बताऊं, अगर बताऊंगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा, काम में फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए वर्षा अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। इसकी फ्रेंड भी कहने लगती है ठीक है ऑफिस होने के बाद शाम में मैं तुमसे मुलाकात करूंगी। तो शाम होने के बाद वर्षा और उसकी फ्रेंड किसी कैफे में मुलाकात करते हैं। वर्षा अपने घर में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो अपने फ्रेंड को बताने लगती है, लेकिन वर्षा की फ्रेंड वर्षा को यही बोलकर समझाने लगती है अरे नया घर है ना, ये सब कुछ तुम्हारा वहम होगा, नई प्लेसेस पर ऐसी चीजें होती है। लेकिन बाद में जब वर्षा सीरियस होती है तो इसकी फ्रेंड वर्षा से कहने लगती है ठीक है बाबा, आज रात में तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। इस तरह से वर्षा की फ्रेंड वर्षा के घर पर जाती है, डिनर वगैरह करके वो वहीं पर सोने लगती है। आधी रात को शॉकिंगली वर्षा की वो फ्रेंड वर्षा को कॉल करने लगती है। अपनी नींद से जागने के बाद जब बगल में देखती है तो बेड पर इसकी फ्रेंड मौजूद नहीं होती। फोन पिक करने के बाद वर्षा से कहने लगती है कि आधी रात को अचानक से मैं टेरेस के ऊपर चली गई यार, और इसी तरह मुझे वहाँ पर किसी का काला साया नजर आया, मुझसे कहने लगा था कि घर छोड़कर चली जाओ। वो आवाज और वो साया देखकर मैं बहुत डर गई, इसीलिए बिना तुमको बताए मैं वापस अपने घर पर आ गई। सच में वर्षा उस घर में कुछ है, फटाफट से किसी तांत्रिक को बुलाओ तुम। खैर दूसरे दिन राजीव वापस बेंगलुरु से आ जाता है। अब इसी खुशी के मौके पर राजीव, वर्षा, राहुल एक छोटे से ट्रिप पर जाने लगते हैं। उसी रात वर्षा राजीव से इस घर में जो घटनाएं पेश आ रही है, इसके ख्वाब, वो साया, सब कुछ बताने लगती है। लेकिन राजीव इसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता, यही कहने लगता है कि नई प्लेस है, तुमको वहम हुआ होगा, बस इतना मुश्किल से हमने ये घर खरीदा। दूसरे दिन वर्षा अपना लैपटॉप लेकर गूगल में कुछ स्वामी जी के बारे में सर्च करने लगती है। मतलब वही घर में अगर कुछ काला साया होगा तो ऐसे काले साये को कैसे भगाते हैं, कौन भगा सकता है। लेकिन वर्षा जब भी गूगल में टाइप करने लगती है तो वो वर्ष अपने आप अरेज होने लगती है। हर बार यही होने लगता है। फाइनली वर्षा का लैपटॉप फूट जाता है। उसी वक्त वर्षा जब बालकनी से देखती है तो इसका बेटा राहुल लटक रहा होता है और वो भी हवा में। वर्षा फटाफट से अपने बेटे के पास जाकर बहुत ही मुश्किल से इसको ऊपर खींच लाती है। अब ये सारी चीजें बगल वाले आंटी और अंकुल देखकर फटाफट से वर्षा के घर में आकर मंजुला कहकर बुलाने लगते हैं। वर्षा को समझ में आता है कि जिसका मतलब इस घर में जिसकी आत्मा है उसका नाम मंजुला है। उस घर को देखकर वो आंटी अंकुल कहने लगते हैं कि मंजुला अब ये घर तुम्हारा नहीं है, अब ये घर वर्षा और राजीव का है, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। तभी इनके सामने मंजुला और उसके बेटे की आत्मा प्रकट होती है
आंटी अंकुल से कहने लगती है कि ये घर अभी भी मेरा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर है। इसे देखकर वर्षा आंटी अंकुल से पूछने लगती है कि इस घर में किसी की आत्मा है या आप लोगों ने हम लोगों से क्यों छुपाया। मंजुला की आत्मा वर्षा से कहने लगती है कि उनको कुछ मत कहो, मेरे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ। इस तरह से अपनी कहानी वर्षा को सुनाने लगती है। एक्चुअली कुछ महीनों पहले मंजुला और उसका बेटा इसी घर में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मंजुला का हस्बैंड इस दुनिया में मौजूद नहीं होता। सिंगल मॉम होते हुए अपने बेटे की परवरिश करती रहती है और इसी तरह बगल वाले आंटी और अंकुल से बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। मंजुला अपने फादर की दूसरी पत्नी की बेटी होती है। मंजुला का एक सौतेला भाई होता है जो एक रोडी टाइप का बंदा होता है। इस बंदे ने काफी सारे उल्टे सीधे काम करके बहुत सारा कर्जे में डूब चुका होता है। मंजुला का वो सौतेला भाई मंजुला के पास आकर कहने लगता है कि मंजुला प्लीज मेरी एक मदद कर दो ना, मतलब पैसे मांगने लगता है, लेकिन मंजुला इसको साफ मना कर देती है। मंजुला का सौतेला भाई कहने लगता है तो इस घर को हमारे पापा ने ही तुमको दिया था ना, जिसका मतलब ये घर मेरा भी है। मंजुला तुम ये घर मेरे नाम कर दो। मंजुला साफ मना कर देती है। कुछ दिनों के बाद मंजुला का सौतेला भाई अपने दोनों दोस्तों के साथ मंजुला के घर पर आकर मंजुला के बेटे को मारने की धमकी देने लगता है। अगर तुमने पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तो बेचारी मंजुला घबराते हुए उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है, लेकिन अपने भाई से कहने लगती है मैंने सिग्नेचर तो कर लिया, लेकिन मैं और मेरा बेटा यहाँ से नहीं जाएंगे, ये घर हमारा है। यह सुनने के बाद मंजुला का सौतेला भाई और उसके दोनों दोस्त मंजुला और उसके बेटे को बहुत ही बेरहमी से मार पीट कर गैस सिलेंडर का ब्लास्ट करके उस घर को ही जला देते हैं। उस ब्लास्ट में इन दोनों की मौत हो जाती है। और एक्चुअली जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन बगल वाले आंटी अंकुल दूसरे गांव पर गए थे। खैर कुछ दिनों के बाद मंजुला का भाई उस घर को अच्छे से पेंट करवा के बेचने का सोचता है। अपने एक फ्रेंड को उस घर के पास पहुंचकर पेंटिंग करवाने लगता है। जब वो बंदा मंजुला के घर में बैठकर काम करवा रहा होता है तो तभी मंजुला की आत्मा वहां पर प्रकट होकर उसको बहुत सारी दारू पिलाकर बिल्डिंग से ऊपर नीचे गिरा देती है, मार देती है एक बंदे को। ये बात जानने के बाद मंजुला का भाई वहां पर पहुंचने पर मंजुला के भाई को भी मंजुला की आत्मा नजर आती है। समझ जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी उस घर में मौजूद है, तो फटाफट से एक बाबा के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है। तो वो बाबा कुछ जादू मंत्र पढ़ते हुए मंजुला के भाई के गले में एक ताबीज बांधता है, जिसकी वजह से मंजुला की आत्मा इसको कुछ भी नहीं करती। मंजुला का भाई उस तांत्रिक को मंजुला के घर पर लाने पर इस घर में कुछ पूजा पाठ करने लगता है। फाइनली एक डॉल के अंदर मंजुला की आत्मा को कैद कर देता है और उसी तरह इस डॉल को उसी घर के एक कबोर्ड के अंदर रख देता है। और मूवी की स्टार्टिंग में यही डॉल नीचे गिर के मंजुला की आत्मा बाहर आ गई थी। तो इस तरह से ये सारी बातें मंजुला की आत्मा वर्षा और उस आंटी अंकुल को सुनाने लगती है। यह सुनने के बाद वर्षा पूछने लगती है तो फिर तुमने मेरे बेटे को क्यों मारने की कोशिश की। मंजुला की आत्मा कहने लगती है नहीं, मैंने तुम्हारे बेटे को मारने की कोशिश नहीं की। जब तुम्हारा बेटा बालकनी में जाकर किसी चीज से खेल रहा था तो वो नीचे गिरने वाला था, उसी वक्त मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, तभी तुम आकर अपने बच्चे को ऊपर खींच लिया और वो नजारा देखकर तुम मुझे गलत समझ बैठी। वर्षा कहने लगती है ठीक है, अब ये घर हमारा है ना, प्लीज मेरी फैमिली को तंग मत करो। तुम दोनों की आत्मा की शांति के लिए मैं क्या कर सकती हूँ ये बताओ। मंजुला की आत्मा कहने लगती है कि मैं बदला चाहती हूँ। मैं और मेरा बेटा मेरी जिंदगी में खुश थे, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे सौतेले भाई ने। तीनों में से मैंने एक को मार दिया, बाकी 2 लोग हैं, उन दोनों को मारने में तुम मेरी मदद करो। तो वर्षा भी इसके लिए ओके कह देती है। खैर दूसरे दिन वर्षा की वो फ्रेंड वर्षा को कॉल करके एक शॉकिंग बात बताने लगती है इसको कि वर्षा तुम्हारे घर में जो भी घटनाएं हो रही है वो सब कुछ निशा की वजह से है। कल मैं निशा के घर पर गई थी कुछ काम से, तो उस वक्त निशा अपने कमरे में बैठकर राजीव के फोटो के सामने कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी और उसने मुझे धमकाया भी, अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगी तो मेरे साथ भी यही ब्लैक मैजिक करेगी, थोड़ा तुम बचकर रहियो। अब वर्षा यही बात मंजुला की आत्मा को बताकर इसकी मदद मांगने लगती है। तो उसी रात मंजुला की आत्मा निशा के घर पर जाकर उसको बहुत टॉर्चर करने लगती है। फाइनली निशा मंजुला की आत्मा से माफी मांगने लगती है, मैं आज के बाद से ये सारे काम छोड़ दूंगी, मैं राजू और वर्षा के करीब तक भी नहीं जाऊंगी। मंजुला निशा से एक मदद मांगने लगती है। इसके भाई का जो स्वामी जी है ना, उसको कॉल करके अपने घर पर बुलाने के लिए कहती है। जब वो स्वामी जी निशा के घर पर आता है तो मंजुला की आत्मा इस स्वामी जी को दौड़ा दौड़ा कर मार देती है, क्योंकि इसी ने मंजुला की भाई की मदद की थी ना। दूसरी रात मंजुला की आत्मा वर्षा का भेष डालकर मंजुला के भाई का जो दूसरा फ्रेंड होता है ना, उसको मार देती है। अब फाइनली बचा मंजुला का भाई। मंजुला की आत्मा अपने भाई को भी मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मार नहीं पाती, क्योंकि इसके गले में वो ताबीज होती है ना,
मंजुला की आत्मा वर्षा से मदद मांगने लगती है। तो एक रात वर्षा मंजुला के भाई को मैसेज करके अपने घर पर बुलाने लगती है। अब पहले से ही मंजुला का भाई वर्षा पर लट्टू होता है। घर जाने के बाद वर्षा मंजुला के भाई को काफी सारी दारू पिलाने लगती है और उसी तरह इसको टेम्प्ट करते हुए इसके गले से वो तावीज निकाल लेती है। तभी मंजुला की आत्मा फटाक से अपने भाई के सामने आती है। ये देखकर इसका भाई फटाफट से डर के मारे अपने घर पर भागने लगता है, लेकिन मंजुला की आत्मा वहाँ पर भी प्रकट होने लगती है। अपने भाई से कहने लगती है, अगर मैं चाहती तो तुमको उसी घर में मारती, लेकिन अगर तुम मर जाओगे वर्षा की फैमिली को तकलीफ होगी। अब मैं तुम्हारे घर में ही मारूंगी। तुमने मेरी हंसी खुशी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस तरह से मंजुला के भाई को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। सो फाइनली मंजुला की आत्मा और उसके बेटे की आत्मा शांत होकर इस दुनिया से चले जाते हैं। जाते जाते वर्षा से कहने लगती है कि अब ये घर तुम्हारा है, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।